नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज मैं व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 6 महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, जो कि हर आदमी को आज की डेट में अपनाने की ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रही है और कई बारी अपने भावनाओं में खेल करके क्रेडिट कार्ड से बड़ी बड़ी ख़रीदारी कर देते हैं, जिस खरीदारी से अक्सर उनकी देनदारी काफ़ी बढ़ जाती है और क्रेडिट कार्ड की जो देनदारी होती है उस पर ब्याज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हमेशा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप यही है कि जो आदमी की अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या कोई बड़े वाले इंटरेस्ट वाले अमाउंट हैं, सबसे पहले सेविंग करने से पहले उन लोन को चुकता करना या उनकी धीरे धीरे कम करना, ताकि उसको भारी ब्याज की रकम ना देनी पड़े। केवल हाउसिंग लोन ऐसा लोन है जिसमें कि जो ब्याज की दर वो कम होती है और वो लंबे पीरियड की होती है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। उसमें फिर कुछ छूट भी, आयकर की छूट और अन्य कई प्रकार के छूट हैं, और रहने के लिए मकान मिलता है तो किराए की बचत होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग लोन को छोड़ करके बाकी जितने भी हाई इंटरेस्ट वाले लोन हैं उनको वापस करना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का है कि इंसान को अपनी इनकम का लगभग 20% जमा जरूर करना। अब वो जमा किस रूप में करें वो उनको मैं आगे डिस्कस करूँगा, पर सबसे पहले वो जितने भी इनकम होती है उसका 20% सेविंग ज़रूर करें, और जितने हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन हैं उनको वापस करें। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आदमी जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस अपनी इनकम का जो एनुअल इनकम है उसके 15 से 20 गुना अवश्य कराएं। इसके लिए आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस की कई पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत सस्ते दर पर मिल जाती हैं। यदि कोई यंग 25 साल की एज में अपना टर्म इंश्योरेंस कराता है तो उसका 4-5 हज़ार 10 हज़ार में 1 करोड़ तक की भी पॉलिसी उसको मिल जाती है और अच्छे प्रीमियम में मिल जाती है। तो टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इंश्योरेंस हमेशा करवाइएगा। तो टर्म इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, घर का जो अर्निंग मेंबर है उसी का इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके अलावा बाकी मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। जो मेंबर कमाता नहीं है उसका लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड अर्निंग मेंबर है, उसको कोई जीवन में कुछ भी हो जाता है तो उस परिवार के जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं या जो उनकी ज़रूरतें हैं वो केवल इंश्योरेंस या अन्य सेविंग के माध्यम से ही जो है भविष्य में उसी जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए काम आ सकती है। तो टर्म इंश्योरेंस एक बेहतर प्लान है। एंडोमेंट प्लान की ज़रूरत नहीं। एंडोमेंट में इंश्योरेंस में रिटर्न बहुत कम होता है और पॉलिसी का लाइफ कवर बहुत कम होता है। हमने ये देखा कि लोग कार का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अपना बाकी चीज़ों का इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए या अपना लाइफ का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। जीवन बीमा के अलावा
एक मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से। परिवार के जितने मेंबर हैं उनके सालाना 1 लाख से 2 लाख के बीच में पर मेंबर के हिसाब से मेडिकल की पॉलिसी भी ज़रूरी है। बेशक आप फ्लोटर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लीजिए, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी जो सेविंग्स हैं वो किस ढंग से इन्वेस्ट करें ताकि उसमें अच्छा रिटर्न मिले। फ्लो मैनेजमेंट का रोल यहाँ से शुरू होता है कि जब आदमी अपनी मासिक आय का या सालाना इनकम का 20 से 30% अपना बचत करता है, उस बचत को वह किन किन इंस्ट्रूमेंट में या किन किन योजनाओं में इन्वेस्ट करे ताकि उसका रिटर्न, उससे जो आय हो वो बहुत अच्छी हो और एक बैलेंस इनकम हो, ताकि उसका जो वेल्थ है वो बढ़ती जाए, जो उसकी संपत्ति है वो उसमें धीरे धीरे इजाफा हो। इसके लिए उसको अपने सेविंग का कुछ प्रतिशत इक्विटी में रखना होगा, कुछ प्रतिशत फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ में रखना होगा और कुछ रियल एसेट्स में, जैसे कि होम लोन वगैरह लेकर के अपना हाउस के लिए। तो होम लोन के रिपेमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, जो कि अपने मंथली सेविंग का एक हिस्सा होम लोन के रिपेमेंट के लिए दिया जा सकता है। इंसान को रियल एस्टेट में केवल अपनी ज़रूरत के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि क्योंकि रियल एस्टेट में उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है जितना कि इक्विटी मार्केट या और अन्य इंस्ट्रूमेंट में है। साथ ही रियल एस्टेट एक इलिक्विड एस्टेट होती है जिसको कि आप ज़रूरत पड़ने पे एकदम से इनकैश नहीं कर सकते। अब इसमें एक हिस्सा ऐसा भी आता है कि आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए। तो सेविंग जो कि इमरजेंसी में काम आए, नॉर्मली थंब रूल ये कहा जाता है कि आपका जो कम से कम तनख्वाह का 6 महीने की तनख्वाह के बराबर या 6 महीने की आय के बराबर आपका सेविंग में या फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए, ताकि उसको जब भी ज़रूरत पड़े तब आप इस्तेमाल कर सकें। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 6 महीने की आय आपकी जमा होनी चाहिए सेविंग्स में। अब दूसरा आता है इक्विटी में। इक्विटी के लिए एक थंब रूल ये है कि जितनी आपकी एज है उसको 100 में से घटा दिया जाए तो उतना % आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। सपोज़ आपकी उम्र है 25 साल, तो यदि 100 में से 25 घटा दिया जाए तो 75% आप अपनी सेविंग का, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो रखते हैं उसमें 75% इक्विटी में होना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो 60 साल का हो जाता है उसका इक्विटी का % 40% तक ही होना चाहिए और 60% वो रेस्ट ऑफ दी अदर एसेट्स में डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मली थंब रूल अप्लाई होता है इक्विटी के लिए। अब तीसरी इन्वेस्टमेंट आ जाती है गोल्ड की। गोल्ड में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? ये नॉर्मली 10 to 15% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वो भी ज्वेलरी में ना करके कॉइन्स में या जिसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या उसके अलावा सॉवरेन बॉन्ड भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इसके अलावा पांचवा जो आपका प्लानिंग होना चाहिए, पांचवा स्टेप है टैक्स प्लानिंग का। आपका जो इनकम है
उस पे कम से कम टैक्स लगे ताकि आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ती जाए। तो उसके लिए आपको शुरू से ही टैक्स प्लानिंग इस ढंग से करनी चाहिए ताकि सालाना इनकम पे आपको कम से कम ब्याज देना पड़े, वो कम से कम टैक्स देना पड़े। उसके लिए आप अपने LIC का जो टर्म इंश्योरेंस है वो भी शामिल होता है। ETC की डिडक्शंस में जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें PPF भी है, PPF में भी डाल सकते हैं। PPF की जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपया, उसको तो हमेशा डालना ही चाहिए। NPS को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी होम लोन की एक इंस्टॉलमेंट जा रही है वो भी ETC का डिडक्शंस में शामिल होता है, और होम लोन के इंटरेस्ट पर भी टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं जो कि आज की डेट में 2 लाख रुपए की मैक्सिमम कैप है, और ETC की डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक आपको इन सभी चीज़ों से, हाउसिंग लोन की डिडक्शन हो, PPF हो या कोई। लेकिन यदि आपकी ETC की डिडक्शन नहीं भी मिल रही है, PPF में आप अवश्य 1.5 लाख रुपया डालते रहिए सालाना। अब आता है कि छठा जो स्टेप है वो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग इन्हीं स्टेप्स के साथ चलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप जब भी सर्विस या आय अर्जित करना शुरू करते हैं उसी दिन से अपने रिटायरमेंट के समय के लिए कॉर्पस का ध्यान रखें, और कितना आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ज़रूरत होगी इन्फ्लेशन को घटाने के बाद, वो सब आप उस एक कॉर्पस को बनाइए और उसके लिए टारगेट करिए। उसके लिए आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में भी ALSS स्कीम है जिसमें कि टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। उसके अलावा आप PPF में जो इन्वेस्टमेंट है, यदि 1.5 लाख रुपया शुरू से करते जा रहे हैं तो वो लॉन्ग रन में किसी भी बैंक के डिपॉजिट से अच्छा इंटरेस्ट देंगी, और वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट होता है। उसमें डिपॉजिट करने के टाइम पर भी आपको ETC की डिडक्शंस मिलती हैं, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, और जब विड्रॉल करना चाहेंगे तो पूरे का पूरा अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसको EEE बेनिफिट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एग्जम्पशन, इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन, और विड्रॉल के टाइम पे भी एग्जम्पशन। इसके अलावा आप NPS की भी स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि पेंशन प्लान होते हैं। 60 साल के बाद आप टारगेट कर सकते हैं कि NPS में इतना कॉर्पस बना दिया जाए ताकि हमें हर महीने एक निश्चित राशि मिल पाए। रिटायरमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक साथ में ही एक सक्सेशन प्लान, या जो आपका स्टेट का जो प्लानिंग है, जो आपने अपने लाइफ में जो अर्जित किया है उसको आपने अपने बच्चों में, डिपेंडेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपको अपने जीवन काल में यदि विल तैयार कर दें तो उससे काफ़ी झंझट भी ख़त्म हो जाएंगे और एक सुखमय जीवन आप व्यतीत करेंगे। दोस्तों, आपको ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड ये वीडियो सही लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और कमेंट करिए। जो आपकी आगे की कोई ज़रूरत हो तो उसके बारे में भी अपने रिक्वायरमेंट बताइएगा। इंडिविजुअल किसी को पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं उस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करके भी दे सकता हूँ। धन्यवाद।